बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीमान इफ़ेक्ट और इसमें हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो है एटम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट और एनामलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है वो है क्या। 1896 में ज़ीमान ने इसको रिपोर्ट किया था और फिर लॉरेंट्ज़ ने इस पर मज़ीद वर्किंग की थी। तो बेसिकली ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है ये उस वक़्त अपीयर होता है जब हम देखते हैं कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट में आते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट में आते हैं तो उस वक़्त जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उन एटम्स पे वो ये होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग नज़र आती है। यानी कि पहले अगर एक लेवल हमें नज़र आ रहा था तो अब वो एक की जगह 2 या 3 लेवल हमें स्प्लिट होके नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली एटम को अगर हम रखें तो दो तरह के इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं। तो एक इफेक्ट तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो, वो इफेक्ट है ज़ीमान इफेक्ट। और ज़ीमान इफेक्ट भी फिर दो तरह का होगा, एक नॉर्मल और दूसरा एनामलस। नॉर्मल कब होगा और एनामलस कब होगा ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम एटम को रखें। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखते हैं तो तब पास्चन बैक इफेक्ट जनरेट होता है, जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं ज़ीमान इफेक्ट की। नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट जो है ये क्लासिकल थ्योरी पर की बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो एनामलस ज़ीमान इफेक्ट है ये बेसिकली स्पिन की वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। और स्पिन जो है ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, इसलिए एनामलस ज़ीमान इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्लासिकली नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट की। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट उन एटम्स में ऑब्जर्व किया जाता है जिनका टोटल स्पिन जो है वो ज़ीरो होता है। टोटल स्पिन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी एटम है हमारे पास और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फ़र्ज़ करें n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब का जो स्पिन है, स्पिन की वैल्यू है वो एडअप करनी पड़ेगी। तो टोटल स्पिन ज़ीरो होना चाहिए। अब कैसे ज़ीरो हो जाएगा? हम जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन है, स्पिन की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। अप के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव के लिए अप के लिए पॉजिटिव लेते हैं, डाउन के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो जब अप और डाउन को एडअप करेंगे तो रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा एटम जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन जो है वो एडअप होकर रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए तो नेट स्पिन ज़ीरो हो जाएगा। तो एडअप होकर नेट स्पिन ज़ीरो कब होगा? जब हमारे पास जो एटम है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी तादाद ईवन हो, वो ईवन नंबर्स में हों। तो फिर हम जानते हैं कि हर एक स्पिन अप के लिए दूसरा स्पिन डाउन भी मौजूद होगा। तो फिर जब हम एडअप करेंगे तो रिज़ल्ट हमें स्पिन जो है वो ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट उन एटम्स में देखने में आएगा जिनके नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो ईवन हों। अच्छा, फिर अगर हम बात करें किसी भी एटम की और ख़ास तौर पर ग्रुप 2 के एटम्स की, या ग्रुप 2 से मुराद यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 है, तो इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 बनती है। यहाँ पे n का मतलब ये जो है वो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ़ शेल, यानी कि कौन सा शेल होगा उसके लिहाज से n आएगा। अगर पहला शेल है तो N1 आएगा, अगर दूसरा शेल है तो N2 आएगा। और S के ऊपर जो 2 है ये बता रहा है कि जो सब शेल S है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप 2 के जो एटम्स हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो इवन नंबर बनता है, तो इसलिए S जो है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। जब S ज़ीरो रहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि स्पिन अप और स्पिन डाउन जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इस तरह के एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ अफेक्ट करेगा ऑर्बिटल मोशन को। ऑर्बिटल मोशन में हम देखते हैं कि जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। यह फार्मूला हम पिछली क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं।
म्यू यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैप हेड बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस म्यू बी ओवर, और नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, म्यू बी ओवर एच कट इंटू एल। यहाँ पे ये कैपिटल एल जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू बी बोहर मैग्नेटिक मोमेंट को या बोहर मैग्नेटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच कट जो है दैट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा, तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंडेंट है ऑर्बिटल मोशन के साथ या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, और इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एटम का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एटम का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। जब वो इंटरैक्ट करेंगे तो फिर एनर्जी लेवल्स जो हैं उनमें चेंज आएगा। डेल्टा ई यहाँ पे उसी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना चेंज आएगा ये हमें यही वाली इक्वेशन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ये हमें बताएगी कि इस इक्वेशन की मदद से वो हम चेंज देख सकते हैं जो आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा एटम का तो भी चेंज ज़्यादा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा तो भी चेंज ज़्यादा होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक ख़ास हद तक ही हम रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर जीमान इफेक्ट नहीं, फिर पास्चन इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। एनी हो, हम यहाँ पे सिंपल केस लेते हैं, और उस सिंपल केस में हम ये कहते हैं कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और जी डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि अब हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ाहिर बात है वही कंपोनेंट जो है वो एक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो जी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से फिर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस म्यू जी बी जी, यानी कि एनर्जी अगर हम वन डायमेंशनल केस लेते हैं तो एनर्जी में चेंज जो है वो फिर इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए ख़त्म हो गया कि सेम डायरेक्शन है तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू जी जो है ये हमारे पास आ जाएगा म्यू बी इंटू एम एल। एम एल जो है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये बात याद रखिएगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका जो जी कंपोनेंट होता है ये बराबर होता है म्यू बी इंटू एम एल के, और एक्चुअली नेगेटिव म्यू बी इंटू एम एल के, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन और अगला जो नेगेटिव साइन आना था वो एडअप होके यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, एक्चुअली मल्टीप्लाई होके। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे एटम को तो उसका एक फ़र्ज़ करें उसका जो ऑर्बिटल है वो L2 है, ठीक है। तो लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एम एल की जितनी नंबर ऑफ़ एम एल स्टेट होंगी उतनी ही हमें स्प्लिटिंग नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि जो डीजनरेसी या स्प्लिटिंग होगी वो एम एल की स्टेट्स पर डिपेंड करेगी। तो एम एल कितनी होंगी, एम एल बेसिकली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। हमने देखा था जब हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे तो एम एल जो है वो 2l+1 के बराबर है। अब देखें एल की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, 4+1 इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि एम एल जो है वो 5 स्टेट्स बनेंगी, तो स्प्लिटिंग जो है वो 5 स्टेट्स में होगी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो फिर हमें एक ही स्टेट नज़र आएगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो हो तो फिर वही स्टेट हमें 5 स्टेट्स में स्प्लिट होती नज़र आएगी। तो ये है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। फिर हम ये देखेंगे कि एक लेवल स्प्लिट तो हो गया, दूसरा लेवल भी स्प्लिट हो गया। अगर इस स्प्लिटेड एटम के लेवल्स के दरमियान हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करनी है, तो सिलेक्शन रूल्स के लिहाज से फिर कौन सी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होगी, कौन सी नहीं होगी, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, उसमें बड़ा सिंपल सा रूल है जो कि सिलेक्शन रूल की बेस पर ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है कौन सी नहीं। वो है कि डेल्टा एम एल जो है वो या तो चेंज ही ना हो, यानी कि 0 हो, या फिर बाय फैक्टर ऑफ +1 चेंज हो, या बाय फैक्टर ऑफ -1 चेंज हो। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बेसिकली हमने एक एटम को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में,
जिसका टोटल स्पिन ज़ीरो है, उसमें नॉर्मल जीमान इफेक्ट जनरेट हो गया। नॉर्मल जीमान इफेक्ट जनरेट हुआ तो हमने देखा कि स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी लेवल्स की। अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो, जारी बात है, अब एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिंगल लेवल नहीं, उसको बहुत सारे छोटे छोटे क्लोज स्पेस लेवल जो है वो मिलेंगे। तो अब उनमें से वो, अगर हम उसी एटम के इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्साइट या डी एक्साइट करें तो वो कौन से लेवल से कौन से लेवल में जाएगा, जो स्प्लिटेड लेवल हैं उनमें से। तो इसके लिए फिर ये वाला सिलेक्शन रूल जिसकी हम बात करें, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 हैं, ऑर्बिटल L1 है और ऑर्बिटल L2 है। हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहे हैं L1 से L2 पे। तो इलेक्ट्रॉन L1 से L2 पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब एच न्यू नॉट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हुए जाएगा। लेकिन क्या वो इतनी ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा? तो कौन से लेवल पे जाएगा? अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो तो फिर वो एग्जैक्टली एच न्यू नॉट जो है यहाँ पे जो हम रेडिएशन फॉल आउट करवा रहे हैं एटम पे एक्साइट करवाने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर तो स्प्लिटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एच न्यू नॉट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हुए इन दो लेवल के दरमियान ट्रांजिशन करेगा और लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाएगा। लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, तो फिर सिंपली एच न्यू नॉट एनर्जी नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी होगी। उसके लिए हमें सिलेक्शन रूल देखना पड़ेगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेवल 1 से के ज़ीरो लेवल से जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लेवल 1 के ज़ीरो लेवल से जा रहा है तो फिर उसके लिए 3 तरह के केसेस होंगे। या तो ज़ीरो लेवल से वो ज़ीरो लेवल पे ही जाए, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़ीरो होगा। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़ीरो होगा तो एनर्जी जो है वो जो हमने देनी है वो एग्जैक्टली एच न्यू नॉट के बराबर होगी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बाय फैक्टर ऑफ +1 चेंज हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़ीरो से जाए +1 पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज़ीरो से +1 पे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब +1 जो है वो अपर स्टेट है, तो यहाँ पे ज़ीरो और अपर स्टेट के दरमियान का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो कम होगा। जितना डिफरेंस कम होगा उतना हमें उतना जो इंसिडेंट फोटोन है उसमें से माइनस करके बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करेगा और ज़ीरो से +1 पे आएगा। तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि जो एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा वो एच न्यू नॉट माइनस म्यू बी जी के बराबर होगी। जबकि ये म्यू बी जी जो है ये बता रही है कि स्प्लिटिंग के बाद डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है ज़ीरो और +1 के दरमियान में। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो से +1 में जा रहा है। +1 अपर स्टेट है, तो इसलिए ज़ीरो और अपर स्टेट के दरमियान का एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो डिफरेंस। कितना डिफरेंस कम होगा वो हमें पता चलेगा जितनी स्प्लिटिंग हुई है उससे। अब स्प्लिटिंग हुई है म्यू बी जी के बराबर, तो इसका मतलब यह है कि म्यू बी जी डिफरेंस अगर हम प्रोवाइडेड एनर्जी से निकाल दें तो बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और +1 लेवल पे आएगा। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये बाय फैक्टर ऑफ -1 चेंज हो। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय फैक्टर ऑफ -1 चेंज होता है तो फिर एटम जो है वो ज़ीरो से जाएगा -1 पे। तो अब क्या है, अब -1 लोअर लेवल है, तो लोअर लेवल जो है वो कितने डिफरेंस पे आ रहा है ज़ीरो से, ये बाय फैक्टर ऑफ म्यू बी जी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी मज़ीद जो है वो एडअप करनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो से -1 पे आएगा। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को -1 ज़ीरो से -1 पे पहुंचाने के लिए एच न्यू वो बराबर होगी एच न्यू नॉट प्लस म्यू बी जी के बराबर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ जाएगा। तो फिर आई थिंक कि आपको आइडिया हो गया कि कैसे स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में जाएगा और उस स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी। तो वो भी हमने देख लिया कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी स्प्लिटिंग पे डिपेंड करेगी। अच्छा, ये तो हमने ज़ीरो से ट्रांजिशन की है,
इसी तरह से अगर हम +1 से ट्रांजिशन करना चाहें तो उसके लिए भी हमें यह सिलेक्शन रूल देखना पड़ेगा, और -1 से ट्रांजिशन करना चाहें तो भी उसके लिए यही सिलेक्शन रूल देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एटम जो है वो किसी ऐसा एटम जिसका टोटल स्पिन 0 है, तो जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फिर उसमें ट्रांजिशन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से नॉर्मली हो रही थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल जीमान फैक्ट है ये दो तरह का होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल जीमान फैक्ट होता है और दूसरा ट्रांसवर्स जीमान फैक्ट होता है। लॉन्गिट्यूडनल जीमान फैक्ट उस वक्त है जब हम इंसिडेंट फोटोन यानी कि वो फोटोन जिसकी मदद से हम एटम को एक्साइट करवाने जा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में हम फॉलो आउट करवाएं जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारा केस जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने जी डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि फोटोन जो है जो हमने इंसिडेंट करवाना है एटम की एक्साइटेशन के लिए वो भी जी डायरेक्शन में ही जाए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैनेज हो जाएगा, ओरिएंटेड होगा, या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होगा। और ये हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दौरान एमिटेड और इंसिडेंट वेव की। अच्छा, इस केस में फिर हमें यह पता चलेगा कि बेसिकली इस केस में फिर हमें तीन पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिलती जो हमने ऊपर देखी हैं, बल्कि हमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ही मिलेंगी। डेल्टा एम एल 0 के लिए जो है वो हमें जो है वो कोई भी जो है वो ट्रांजिशन नज़र नहीं आएगी, सिर्फ +-1 के लिए ट्रांजिशन नज़र आएगी। और जो लाइट होगी यानी कि एमिटेड लाइट जो होगी डी एक्साइटेशन के बाद वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रांसवर्स जीमान फैक्ट हमें तब नज़र आता है जब हम लाइट को इस तरह से फोटोन को इंसिडेंट करवाएं एक्साइटेशन के लिए कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे जो है वो एटम के साथ इंटरेक्ट करे। तब हमें तीनों तरह की लाइंस नज़र आएंगी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, यानी कि डेल्टा एम एल 0 के लिए भी हमें जो है वो पॉसिबिलिटी नज़र आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एमिशन की, और इसके साथ साथ +-1 के लिए भी नज़र आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एमिशन की। और अब जो पोलराइजेशन जनरेट होगी वो लीनियर पोलराइजेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एनॉमलस जीमान फैक्ट की। ये थॉमस पीटरसन ने जो था ऑब्जर्व किया था इसको 1897 में जीमान के बाद। एनॉमलस जीमान फैक्ट में देखा जाता है कि अब इसमें वो एटम हैं जिनका टोटल स्पिन 0 नहीं हो पाता। तो अगर हम फिर यहाँ पे बात करें कौन से एटम हैं ऐसे जिनका टोटल स्पिन 0 नहीं हो पाता, तो वो एटम जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब उनको ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमें ऑड नंबर मिले। तो ऑड नंबर एटम्स जो हैं उनमें टोटल स्पिन 0 नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पिन का इफेक्ट भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। यानी कि एटम को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ना सिर्फ उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट असर करता है बल्कि उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर अब जो नेट इफेक्ट होगा वो हमें ज़्यादा नज़र आएगा। कहने का मकसद ये है कि पहले जो स्प्लिटिंग हमें नज़र आ रही थी अब उसकी निस्बत हमें ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। तो अब क्योंकि स्पिन और ऑर्बिटल जो है ये आपस में कपलिंग करके जो अगर हमें एक लेवल मिल रहा था तो उसको जो है वो बढ़ा देंगे कपलिंग के बाद, और कपलिंग के बाद जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा J दैट इज़ इक्वल टू L एंगुलर मोमेंटम प्लस L एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, तो एक तो कपलिंग की वजह से ही स्प्लिटिंग जनरेट हो गई, दूसरा उसी स्प्लिटिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मज़ीद स्प्लिटिंग जनरेट हो जाएगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मज़ीद स्प्लिटिंग जनरेट होगी तो उसको हम अनोमलस जीमान फैक्ट कहेंगे। अब इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखेंगे तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन बड़ी तेज़ी से चेंज होती जाएगी, और इस चेंजिंग को हम प्रेसेशन कहते हैं, प्रिसेशन। और प्रिसेशन में जो जितनी तेज़ी से ये चेंज हो रहा होता है उस
नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये L है इस डायरेक्शन में, S है इस डायरेक्शन में। वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपस में एडअप होकर J बना रहे हैं। अब J जो है यहाँ पे बेसिकली इस तरह से मुसलसल अपना डायरेक्शन चेंज करता हुआ एक सर्कुलर जो है वो कोन बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टॉप यानी कि लट्टू जो है वो रोटेट करता हुआ एक कोन सी बना रहा होता है। तो अगर हम सिर्फ L की बात करें तो L अपनी एक कोन बनाएगा, S अपनी एक कोन बनाएगा, दोनों मिक्सअप होकर एक नई कोन बनाएंगे और उसी को हम प्रेसेशनल मोशन कहते हैं। तो ये प्रेसेशन जो है क्या करेगी, ये लेवल्स में चेंज लेके आएगी। तो स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट जो है फिर यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इस तरह की स्प्लिटिंग जो है अगर हम देखें तो फिर उसमें यह होगा कि अब जो सिलेक्शन रूल है वो अप्लाई होगा डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और इसके साथ साथ डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। तो एक तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है उसमें या तो चेंज ना आए और अगर आए तो बाय फैक्टर ऑफ प्लस माइनस 1 आए। दूसरा जो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें या तो चेंज ना आए या बाय फैक्टर ऑफ प्लस माइनस 1 आए। यानी कि बात वही पुराने वाली है, लेकिन अब यहाँ पे एक नहीं दो बातें हैं। एक तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात है, दूसरा एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर की बात है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की बात है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इफेक्ट जो है वो सोडियम डी लाइन्स में ऑब्जर्व किया जाता है। सोडियम डी लाइन में हम देखते हैं कि हमारे पास जब सोडियम को एक्साइट किया जाता है तो डी एक्साइटेशन में अगर सोडियम को हमने रखा हुआ है, सोडियम जो कि जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड एटॉमिक नंबर वाला, ऑड नंबर ऑफ एटम्स वाला, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम होने की वजह से इसमें अनोमलस ज़ीमान इफेक्ट जनरेट होगा। अच्छा, इसको अगर हम एक्साइट करवाते हैं तो इसका जो एक्साइटेशन है ये 3s लेवल से 3p लेवल पे होगी। अब जब ये दोबारा से डी एक्साइट करेगा 3p से 3s में वापस आएगा तो फिर उसमें ट्रांजिशन में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमें नज़र आएंगी। अगर तो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें तो ये 3s से 3p में आते हुए सिर्फ हमें 4 तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो शो करवाएगा। वो 4 तरह की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो जो है वो हमारे पास अब p पे क्योंकि 2 लेवल जनरेट हो रहे हैं, 2 लेवल इसलिए जनरेट हो रहे हैं कि यहाँ पे एम जे जो है वो या तो +1/2 है या -1/2 है। तो फिर इस तरह से एस पे भी 2 तरह के हमें जो है वो जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो +1/2 या -1/2। तो जो ट्रांजिशन होगी वो इस सिलेक्शन रूल के मुताबिक या तो +1/2 से +1/2 में हो जाए या फिर +1/2 से -1/2 में हो जाए। अच्छा, फिर इसी तरह से ट्रांजिशन जो है वो +1/2 से +1/2 में हो जाए या -1/2 से -1/2 में हो जाए। तो ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है। तब हमें जो डी लाइन मिलती है उसको हम डी लाइन 1 कहते हैं। और अगर डी एक्साइटेशन ये उस वक़्त होती है जब लेवल जो है वो जो लेवल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है P1/2 और PS1/2। अगर P3/2 और S1/2 आपस में इंटरेक्ट करें तो तब D2 लाइन जनरेट होती है। D2 लाइन की भी जो है वो आगे हमें तकरीबन पॉसिबिलिटीज़ जो नज़र आती हैं वो 6 पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलती हैं। अब 6 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो P है इसके लिए जो लेवल्स हैं ये 3/2 तक हैं, यानी कि एम जे जो है वो 3/2 +1/2 -1/2 और 3/2 होगा। और S2 एक बात याद रखें कि यहाँ पे ऑड होंगे, इवन नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें ये इस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, 0 नज़र नहीं आएगा। S1/2 जो है ये तो +1/2 -1/2 ही रहेगा। अब जब ट्रांजिशन होगी तो 3/2 से +1/2 में हो सकती है, चेंज जो है बाय फैक्टर ऑफ +1 आएगा। +1/2 ये एक ही पॉसिबिलिटी है। +1/2 से ट्रांजिशन अगर होगी तो या तो +1/2 में होगी
यानी कि चेंज ज़ीरो रहेगा, या फिर ट्रांजिशन होगी -1/2 में, तो जो चेंज आएगा वो बाय फैक्टर ऑफ -1 आएगा। अच्छा, इसी तरह से -1/2 में जो ट्रांजिशन होगी वो या तो -1/2 से -1/2 में ही हो, तब जो चेंज होगा वो ज़ीरो रहेगा, या फिर जो ट्रांजिशन होगी वो -1/2 से +1/2 में हो, तब जो चेंज होगा बाय फैक्टर ऑफ +1 होगा। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं -3/2। -3/2 से जो ट्रांजिशन होगी वो या तो -1/2 में होगी, बाय फैक्टर ऑफ -1 चेंज आएगा, या फिर और इसमें जस्ट यही एक पॉसिबिलिटी बनती है, -3/2 से +1/2 में ट्रांजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि तब जो चेंज है वो बाय फैक्टर ऑफ 2 चला जाता है, और वो जो है वो सिलेक्शन रूल हमें अलाउ नहीं करता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम अनॉमलस ज़ीमान फैक्ट देखते हैं जो कि सोडियम डी लाइंस में हमें नज़र आता है, तो फिर हमें वही जब मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई ना करते तो हमें सिर्फ 2 वेवलेंथ्स मिलनी थी, 2 कलर नज़र आने थे। लेकिन मतलब यह है कि जब एटम एक्साइट होकर डी एक्साइट होता सोडियम का एटम, तो उसमें हमें सिर्फ 2 वेवलेंथ्स मिलती। लेकिन जब एटम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो तब हमें सिर्फ 2 वेवलेंथ्स नहीं मिली, बल्कि उन्हीं 2 वेवलेंथ्स में स्प्लिटिंग होकर हमें मज़ीद छोटी छोटी वेवलेंथ्स भी मिली। तो इसी चीज़ को जो है वो हम ज़ीमान फैक्ट कहते हैं। तो और वो छोटी छोटी वेवलेंथ्स जो हैं वो टोटल मिलकर जो है तकरीबन 10 के करीब जो है वो छोटी वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो गई। इससे बेसिकली हमें यही पता चलता है कि जो पहले 2 लेवल हमें नज़र आ रहे थे, अब वो स्प्लिट होकर कम से कम 10 लेवल में जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये है स्टूडेंट्स ज़ीमान फैक्ट, और ये हमें बताता है कि बेसिकली बोहर की थ्योरी के मुताबिक ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ़ एक शेल से शेल में नहीं होती, या फिर आगे समरफील्ड मॉडल के मुताबिक ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ ऑर्बिटल लेवल से ऑर्बिटल लेवल पे नहीं होती, बल्कि दरमियान में जो है मज़ीद लेवल भी हैं। और वो मज़ीद लेवल हमें कब नज़र आते हैं? वो मज़ीद लेवल हमें तब नज़र आते हैं जब हम किसी भी एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तब वो लेवल आपस में जो है वो एक जो है वो डिफरेंस जनरेट करके क्लियरली हमें नज़र आते हैं। और वो उस दौरान जब हम ट्रांजिशन करवाते हैं तो हमें फिर 1 या 2 वेवलेंथ्स नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारी वेवलेंथ्स मिलती हैं। बहुत शुक्रिया।